बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस जनाब प्रोफ़ेसर निज़ामुद्दीन साहब, चेयरमैन हिरा पब्लिक स्कूल जनाब तारिक आज़म साहब, आसिफ़ आज़मी साहब, माशरुल्लाह अंसारी साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सादिक़ है और हम फ़िज़िक्स फ़ैकल्टी की हैसियत से हिरा पब्लिक स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को जो उलूम अता फ़रमाए हैं उन्हें हम दो खानों में रख सकते हैं। वो उलूम जो वही के ज़रिए नबियों और रसूलों से हमें मिले हैं, जिन्हें हम रिवील्ड नॉलेज कह सकते हैं, और दूसरा वो नॉलेज जो इंसानों ने अपने मुशाहिदे और तजर्बात से हासिल किए हैं, रीज़निंग और ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए, उन्हें हम एक्वायर्ड नॉलेज कह सकते हैं। ये दोनों ही उलूम अल्लाह ताला की तरफ से हैं। पहले उलूम का ताल्लुक़ हमारे रूहानी वजूद से है, जो हमारे आने वाली दायमी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की राह अमल पेश करता है, जबकि दुनिया की ज़िंदगी के लिए यह हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है, एक ऐसा दायरा देता है जिसमें रहकर हम दुनिया और अपनी उखरवी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। हमें ता क़यामत रास्ता दिखाने के लिए ये जो रिवील्ड नॉलेज है वो काफ़ी है, जबकि एक्वायर्ड नॉलेज इनफरादी, मिली और समाजी ज़िंदगी को बेहतर, आसान और मुस्तहकम बनाने में मदद करते हैं। अगर हम सीरत तैयबा पर नज़र डालें तो हमें यह हकीकत वाज़े तौर पर नज़र आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हर शोबे ज़िंदगी में आला तरीन तरबियत अता फ़रमाई थी, ख्वाह वो तिजारत हो, मईशत हो, अखलाकियात हो, अस्करी उलूम हो या सियासी हिकमत अमली हो। हर पहलू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकम्मल रहनुमाई अता फ़रमाई और इन सब से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उखरवी कामयाबी का वो लाजवाल फार्मूला इनायत फ़रमाया जो रहती दुनिया तक मशाले राह है। गौर से देखें तो हमें सीरत तैयबा में दीनी व असरी उलूम की कोई तफरीक़ नज़र नहीं आती है। शोबा इल्म में रहनुमाई और मुकम्मल तरबियत दी गई ताकि उम्मत को खैर उम्मत का जो एज़ाज़ हासिल हुआ है वह हकीकी मानों में सही साबित हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मकसद ही यही था कि दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी हासिल हो और उम्मत मुस्लिमा हर मैदान में बेहतर से बेहतर साबित हो। पिछली 2 सदियों में हमने ईजादात और नज़रियात को एक ख़ास तमद्दुन से मुंसलिक समझ लिया था, वेस्टर्न वर्ल्ड उससे एसोसिएटेड समझ लिया था। मगरिबी तहज़ीब के इलाक़ाई तौसीअ से मुतासिर होकर यकीन मुमकिन है कि हमने इस तहज़ीब और तमद्दुन को कामयाबी हासिल करने का ज़रिया समझ लिया हो, जबकि ये ज़रूरी नहीं कि जदीदियत किसी ख़ास तमद्दुन की पुश्त पर सवार होकर आए, ये लाजिम नहीं है। इस्लामी रिवायात में इतनी वसाअत बखूबी मौजूद है कि किसी भी तरह की जदीदियत को वो रिस्पॉन्ड कर सकती है और एक मुस्बत रद्द अमल पेश कर सकती है। ये जदीद ईजादात और नज़रियात मगरिबी तहज़ीब के ज़रिए हम तक पहुँचे थे, तो ये मुमकिन है कि उनकी तहज़ीब के असरात की आमेज़िश बहुत ज़्यादा थी। फिर भी एक बात गौर करने की है कि उनके पास ये उलूम बगदाद और मुस्लिम स्पेन की दरसगाहों से होकर भी पहुँचे थे, लेकिन चूँकि उनकी इस तहज़ीब ने कलीसा की मुखालिफत में जन्म लिया था और लिल्लाहियत से पूरी तरह खाली थी, इसलिए इस तहज़ीब के तमाम इंसानों के लिए मुफीद होने के इम्कान बहुत कम हैं। जब मगरिब अपने ओरिएंटल नज़रिए के साथ मुस्लिम तहज़ीब से टकराया तो उसने तारीख़ के कुदरती बहाव, नेचुरल कोर्स ऑफ हिस्ट्री, उसको दरहम बरहम कर दिया। हमें एक ऐसे मकाम पर लाके खड़ा कर दिया जहाँ जदीदियत के खमोपेच को समझने के लिए हमारे पास बहुत कम वक्त था, लेकिन
ये हेरा पब्लिक स्कूल का विज़न और मिशन है। इस तरह की तख्तियाँ स्कूल की तमाम दीवारों पे चस्पा है और हमारी कोशिश होती है कि इसकी जो बातें हैं वो स्कूल से जुड़े हुए हर फर्द के दिलों में उतर जाए। वो बाकी कम्युनिटीज़ से भी नीचे चला गया था। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक तालिब इल्म जो 17 से 16 साल की एज ग्रुप का बच्चा है वो ऑन एन एवरेज कितने साल स्कूल में गुजारता है। इसका अगर हम डेटा कंपेयर करें तो जो टोटल आ रहा है वो तकरीबन 4 साल है और जो मुस्लिम्स का डेटा है वो 3.5 साल से भी कम है। 17 से 16 साल की एज के जो बच्चे हैं उनका वक्त जो स्कूल में गुजर रहा है वो 3.5 साल से भी कम है। अब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बच्चे स्कूल में एनरोल्ड तो हो रहे हैं लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ड्रॉप कर जा रहे हैं।
तो उसके लिए अल्लाह का शुक्र है, हेरा पब्लिक स्कूल में एक बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से। उसमें इसी तरह के जो बच्चे हैं उनके लिए ख़ास तालीम का निज़ाम है। अभी नजफ़ सर आएंगे तो उसकी तफसील आपके सामने पेश करेंगे। करंट एनरोलमेंट रेट जो है 2000 और 2004-05 का ये डेटा है। दोनों एनरोलमेंट रेट अगर हम कंपेयर करें तो मुस्लिम्स का जो एनरोलमेंट रेट है 2000 और 2004-05 के बीच में ये काफ़ी बढ़ा है, लेकिन अभी भी हमारा जो एनरोलमेंट रेट है वो बाकी कम्युनिटीज़ से कंपेयर करने पर बहुत कम है। और अगर हम वहीं एससीज एंड एसटीज से कंपेयर करें तो उनके एनरोलमेंट रेट में जंप कहीं ज़्यादा आया है बनिस्बत हमारे एनरोलमेंट रेट के। 20+ एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं। ये टेक्निकल ग्रेजुएट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे इसके लिए आपके सामने एक चीज़ पेश करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो जनरल कैटेगरी है उसकी 20+ की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 0.9% टेक्निकली ग्रेजुएट्स है, और मुस्लिम्स की बात करें तो ये 0.2% से भी कम है। एंड अर्बन एरियाज़ में अगर हम देखें तो अदर्स की जो कैटेगरी है वो तकरीबन 1.7% है, और मुस्लिम्स की ये 0.4% से भी कम है। IITs में मुस्लिम स्टूडेंट्स की प्रेजेंस की बात करें तो ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं IITs में, उन स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2% से भी कम स्टूडेंट्स हैं जो मुस्लिम्स हैं। UG में, PG में थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा है, रिसर्च में ज़्यादा है, लेकिन IITs और IIM के कॉन्टेक्स्ट में ये बात समझनी चाहिए कि UG में कंपटीशन कहीं ज़्यादा होता है। UG के बाद ज़्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो जाते हैं। सो ये नंबर हमारे लिए ज़्यादा अहम है, 0.2% से भी कम। नेक्स्ट, जो प्रीमियर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के कॉलेजेस हैं उसमें मुस्लिम प्रेजेंस क्या है। साइंस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रीमियर कॉलेजेस में, उसमें से तकरीबन 3% मुस्लिम्स हैं। आर्ट्स की बात करें तो तकरीबन 4% हैं। कॉमर्स की बात करें तो 3.5% के आसपास है, और टोटल जो ग्रेजुएट्स हैं साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स के, उसमें जो हमारी शमूलियत है वो 4% से भी कम है। प्रीमियर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो इसमें परसेंटेज कुछ बेहतर है इंजीनियरिंग और दूसरे के मुकाबले में। यहाँ पर तकरीबन UG में 6% स्टूडेंट्स हैं जो मुस्लिम्स हैं। टाइप ऑफ स्कूल, जिस तरह के स्कूल्स में मुस्लिम बच्चे जाते हैं, 66% गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल्ड हैं, 30% वो प्राइवेट स्कूल्स में है, और सिर्फ 4% मुस्लिम पूरे पॉपुलेशन का वो मदरसों में तालीम हासिल कर रहा है। ये तो रही सचर कमेटी की रिपोर्ट जो हमें हमारा स्टेटस बताती है, बट ये 2006 की रिपोर्ट है, डेटा पुराना है। नंबर्स कुछ ऑफ कोर्स चेंज हुए होंगे, काफ़ी लोग इस बीच कोशा हैं मुसलमानों की तालीम और तरबियत के लिए। दूसरी एक और रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि प्रथम नाम से एक NGO है, ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर, इस नाम से हर साल ये रूरल एरियाज़ में जो बच्चे एनरोल्ड हैं उनके बीच में जाके सर्वे करते हैं। तो इनकी जो फाइंडिंग्स है वो बहुत दिलचस्प है। इनका जो डेटा है वो ये कह रहा है कि 14 से 18 साल के जो बच्चे, अब ये मुस्लिम फोकस्ड नहीं है, ये इन जनरल है, ओवरऑल डेटा है। सो 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं रूरल एरियाज़ में, उसमें से तकरीबन 87% बच्चे किसी न किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हैं। अगर क्लास 11 और उससे हायर की बात करें तो ज़्यादातर बच्चों ने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ लिया है। स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, इसमें जो बच्चों की शमूलियत है वो तकरीबन 32% है, और कॉमर्स की फील्ड में तकरीबन 10%, ओवरऑल का 10% कॉमर्स फील्ड में। जिन बच्चों पे ये सर्वे किया गया था उसमें सिर्फ 5.6% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये बताया कि अपनी रेगुलर एजुकेशन के साथ साथ वो किसी तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। अभी एक और रिपोर्ट हम देखेंगे तो वहाँ से जाहिर हो जाएगा कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। अब इन बच्चों को जो टास्क दिया गया था सर्वे के लिए वो था बेसिक रीडिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश एबिलिटी, application of basic skills to everyday calculations, reading and understanding written instructions, and financial calculations that need to be done in real life. इस तरह का कुछ टास्क बच्चों को दिया गया था। नॉर्मल रीजनल लैंग्वेज के पैसेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं,
इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स आइडेंटिफाई करने को, नॉर्मल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस रीड करना था, सिर्फ ये टास्क उनको दिया गया था। नेक्स्ट, सिंगल डिजिट नंबर्स, डबल डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट के नंबर्स का सब्ट्रैक्शन और 3 डिजिट के नंबर्स का 1 डिजिट से डिवीजन, ये बेसिक टास्क दिया गया था। नाउ इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। तकरीबन 25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एज ग्रुप है 14 to 18, 14 से 18 साल के बच्चे। इस एज ग्रुप के बच्चे तकरीबन 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड में होते हैं, बट 25% बच्चे ऐसे थे जो क्लास 2 का टेक्स्ट आसानी से नहीं पढ़ सकते थे। नेक्स्ट, सिर्फ 43.3% ऐसे बच्चे थे जो इस तरह का बेसिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स 57% बच्चे इस तरह की बेसिक रीडिंग, 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन, 3 डिजिट बाय 1 डिजिट का डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। और तकरीबन 57% ऐसे थे जो सिर्फ इंग्लिश रीड कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, एवरीडे कैलकुलेशन से रिलेटेड उनको टास्क दिया गया था। जैसे ये बच्ची है, अगर 8:30 बजे सो रही है शाम में और सुबह 4:30 बजे उठ रही है, तो उसका स्लीप ड्यूरेशन कितना है, या फिर ये अलग अलग वज़न दिए हुए हैं किलोग्राम और ग्राम में, इन सबको जोड़ने पर टोटल वेट कितना आएगा। या फिर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ मेजर करना है। स्टार्टिंग पॉइंट हमने 0 पे रखा है और दूसरे में हमने स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया है। इस तरह के यूनिटरी मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करना, जैसे 15 लीटर पानी है, उसको प्योरीफाई करने के लिए 3 क्लोरीन टैबलेट्स की ज़रूरत है, तो 25 लीटर के लिए कितनी ज़रूरत होगी। अब इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस पर आप ध्यान दें, 85% स्टूडेंट्स ने जो ऑब्जेक्ट की लेंथ थी वो करेक्टली मेजर की, लेकिन तब जब उन्हें 0 ये स्टार्टिंग में दिया गया था, और जब उन्हें इसी ऑब्जेक्ट की लेंथ के लिए 0 थोड़ा आगे शिफ्ट किया गया था, तो उनका जो परसेंटेज था वो 85 से 39 पर आ गया। 85% बच्चे 0 अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो लेंथ मेजर कर सकते हैं, बट उसी को अगर हमने 1, 2 या आगे शिफ्ट कर दिया है, तब उनके पास कोई क्लू नहीं है कि हम इसकी लेंथ कैसे मेजर करें। एंड इसमें तकरीबन 50% बच्चे वो थे जो बाकी प्रॉब्लम्स कर सकते थे, यूनिटरी मेथड एंड वेट्स मेजर कर सकते थे। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे जिनकी अरिथमेटिक में प्रोफिशिएंसी थोड़ी बहुत है, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वो इस तरह के डेली लाइफ के टास्क को बहुत आसानी से कर ले रहे थे। नेक्स्ट, बजट का टास्क है और डिस्काउंट कैलकुलेट करना या फिर लोन रीपेमेंट कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट। इसमें भी काफ़ी चौंकाने वाली फाइंडिंग्स हैं। अब इसमें हम ओवरऑल पे नहीं जा रहे हैं कि सारे बच्चों ने क्या किया। उन बच्चों ने जो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उसमें से 60% बच्चे ऐसे थे जो बजट का टास्क या डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और लोन रिपेमेंट कैलकुलेट करने की बात करें तो सिर्फ 10% ऐसे थे जो लोन रिपेमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड उन बच्चों ने जिन्होंने डिवीज़न सही से परफॉर्म कर लिया, 3 डिजिट बाय 1 डिजिट डिवीज़न जो अच्छे से कर सकते थे, वो इस तरह के बेसिक टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते थे। एक इंडिया स्किल की रिपोर्ट है, ये भी हर साल रिपोर्ट आती है वीबॉक्स की, इसको भी आपके साथ जल्दी से शेयर कर लेते हैं। अभी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, जो बच्चे काबिल हैं, डिग्री हैं, क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन स्किल नहीं है उनके पास, तो अभी जो करंट एम्प्लॉयबिलिटी रेट है वो तकरीबन 50% है। मतलब आधे बच्चे जो जिनके पास डिग्री है लेकिन वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते, उनके पास वो स्किल्स नहीं है। तो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन इंडस्ट्री में और सर्विस सेक्टर में क्या चाहिए वो उन्हें नहीं दिया जा रहा है ना। अब इन सब के बेसिस पर हमारा आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए। अब इसमें एक बात यहाँ पर गौर करने की है कि सच्चा कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि लिटरेसी रेट कम है, एनरोलमेंट रेट कम है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ध्यान दें तो लिटरेसी रेट भले ही कम है, लेकिन अगर हम अपने बच्चों की स्किल्स पर ध्यान दे सकें, उनकी जो बेसिक
अरिथमेटिक और इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है, अगर हम उस पर ध्यान दे सके, उस पर कुछ वर्क कर सकते हैं, तो हम उनकी एम्प्लॉयबिलिटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देंगे। बड़े लिटरेसी रेट में हमारा जो प्रोपोर्शन है, कंट्रीब्यूशन है, वो कम है, लेकिन हम करियर की फील्ड में हो सकता हो ज़्यादा नज़र आ जाए। तो अब हमारा जो एजुकेशनल मॉडल, जो फाउंडेशन होनी चाहिए, वो किन किन पॉइंट्स पर बेस्ड होनी चाहिए? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, न्यूमेरेसी एंड अरिथमेटिक, क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे अभी हमने देखा एक एग्जांपल कि ज़ीरो को अगर हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दें तो बच्चे मेजर नहीं कर पा रहे हैं लेंथ। दैट मीन्स कि वो उन्हें जो एक लीक दी जा रही है उसी से सोच सकते हैं, अपनी कोई ओरिजिनल थिंकिंग अप्लाई नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट, अपस्किलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जो रिक्वायर्ड है वो कितनी ज़रूरी है। तीसरी चीज़, अगली चीज़ ये है कि हमारे जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, हमें उससे भी बियॉन्ड जाना चाहिए। जो इंडस्ट्री की या करियर में जो चीज़ें बच्चों को चाहिए वो हमें उससे ऊपर उठ के देनी है, अपनी जो ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोच है उसको बदल कर। अल्लाह का शुक्र है कि हेरा पब्लिक स्कूल की अप्रोच में रोज़ अव्वल से ये सारी चीज़ें हैं। चेयरमैन सर ने जो खाका बनाया था, स्कूल की जो फाउंडेशन रखी थी, उसमें इन सारे एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। करिकुलम सिलेबस कुछ होगा, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि बच्चों के अंदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अरिथमेटिक स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, ये चीज़ें डेवलप हों ताकि हम अपने बच्चों को इंडस्ट्री रेडी बना सकते हैं। एक और इनसाइट आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। आईआईटी का जो पूरा इकोसिस्टम है, आईआईटीज़ इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में आते हैं। पहला जो आईआईटी था वो खड़गपुर में 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था, और पहले आईआईटी के कॉन्वोकेशन में 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसको हम देखेंगे कि वो आगे कितना सही हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, हियर इन द प्लेस ऑफ दैट हिजली डिटेंशन कैंप stands the fine monument of India, representing India's urges, India's future in the making. This picture seems to me symbolically of the changes coming to India. अब हम ही देखें कि ये बात कितनी सच हुई है। तो इसकी सक्सेस, अच्छा एक और चीज़ ध्यान दे लें कि आईआईटीज़ जो हैं वो शुरू में सिर्फ 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो इंजीनियरिंग की 5 अच्छा शुरू में सिर्फ 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे जो सिर्फ इंजीनियरिंग की फील्ड में डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम इसको यूनिवर्सिटी और दूसरे कॉलेजेस से कंपेयर करें तो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस का नंबर बहुत ज़्यादा है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। सो लेट अस लुक एट द सक्सेस स्टोरी ऑफ आईआईटीज़। सबसे प्रोमिनेंट नाम है सुंदर पिचाई, जो अभी गूगल के CEO हैं। नेक्स्ट इज़ NR नारायण मूर्ति, ये को फाउंडर एंड चेयरमैन हैं इन्फोसिस के। नेक्स्ट अरविंद कृष्णन, ही वॉज द CEO ऑफ IBM। नेक्स्ट पराग अग्रवाल, कुछ दिन के लिए ट्विटर के CEO बने थे। नेक्स्ट सचिन बंसल, को फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट। भाविश अग्रवाल, को फाउंडर ऑफ ओला कैब्स। दीपेंद्र गोयल, को फाउंडर ऑफ जोमेटो। ये आज के स्टार्टअप्स हैं, कितने सक्सेसफुल हैं हम ये भी जान रहे हैं। नेक्स्ट रघुराम राजन, ही इज़ ऑल्सो एन IITian एंड ये RBI गवर्नर रहे हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि अब तक के सक्सेसफुल RBI गवर्नर्स में से एक है। नेक्स्ट दुवरी सुब्बाराव, ex-IAS ऑफिसर, ही वॉज ऑल्सो एन RBI गवर्नर। नेक्स्ट कृष्णकांत, द 10th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मनोहर पारिकर, लेट मनोहर पारिकर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। नंदन नीलकेनी, द चेयरमैन ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिनका यह आधार का पूरा आइडिया था। नेक्स्ट जयराम रमेश, सीनियर पॉलिटिशियन। नेक्स्ट अजीत सिंह, द फाउंडर ऑफ लोक राष्ट्रीय लोक दल। नेक्स्ट मिस्टर अरविंद केजरीवाल, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। के राधाकृष्णन, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो। कुछ और नाम है साइंस की फील्ड से भी। एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी कुछ सक्सेसफुल नाम हैं जो IT बैकग्राउंड से हैं। स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा फ़ैन फॉलोइंग वाला, उसमें भी कुछ नाम ऐसे हैं जो काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। तो अब इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान दें
तो आईआईटी ग्रेजुएट है, स्टूडेंट इंजीनियरिंग पढ़कर निकल रहा है और वो डाइवर्स फील्ड्स में जाकर इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे फायज हो जा रहा है। वो पॉलिटिशियन भी है, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन भी है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है, सक्सेसफुल एंटरटेनर भी है, इवन सक्सेसफुल गॉडमैन भी बन जा रहा है। मिंट की एक और रिपोर्ट है कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें 84 जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें से 46 इंजीनियर्स हैं, और उस 46 इंजीनियर्स में से 46 साइंस बैकग्राउंड से हैं, 28 इंजीनियर्स हैं आउट ऑफ 84 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। एंड इस 28 इंजीनियर्स में से 22 इंजीनियर ऐसे हैं जो आईटी से, और उनमें भी सिर्फ 4 टॉप आईटीज़ के कॉलेजेस, दिल्ली, कानपुर, मद्रास एंड बॉम्बे। तो अगर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स में इनका प्रपोर्शन हम देखें तो 25% से भी ज़्यादा है, एक तरफ 4 कॉलेजेस और एक तरफ तमाम कॉलेजेस। नेक्स्ट, मिंट की एक रिपोर्ट है कि 2020 का जो आईएएस का बैच था उसमें 428 सिविल सर्वेंट्स थे। 428 में से 245 वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनके पास इंजीनियरिंग के साथ साथ मैनेजमेंट की भी डिग्री है। हिंदू की एक रिपोर्ट है कि 2017 से 2021 के बीच में जिन स्टूडेंट्स ने सिविल सर्विसेज का मेंस का एग्ज़ाम, जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई किया था, उसमें से 4,371 स्टूडेंट्स ने मेंस क्वालिफाई किया था, जिसमें से 2,783 स्टूडेंट्स जो थे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। अगर हम इसको इस तरह से समझें तो इंजीनियर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो ह्यूमैनिटीज़ के कंपैरिजन में कुछ इस तरह से है। अगर साइंस मेडिकल को भी हम एक साथ रख दें तो इंजीनियरिंग, साइंस और मेडिकल और दूसरी कैटेगरी इस तरह से कंपेयर कर रही हैं एक दूसरे से। अब इसको हम देखें तो इसको हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें इसके पीछे जो कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर भी कम है, कॉलेजेस भी कम हैं, डिसिप्लिन्स भी कम है। दूसरी तरफ नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, कॉलेजेस का नंबर, यूनिवर्सिटीज़ का नंबर एंड डाइवर्सिटी इन वेरियस डिसिप्लिन्स, ये बहुत ज़्यादा है। अब एक और बात रिमार्केबल यहाँ पर यह है कि सिविल सर्विसेज में जो इंजीनियर्स हैं या आईटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी जैसे सब